हाय बेटा है पहुंच गए अमेरिका फिर है। आए वेला बता। तो यार तुमने कहा था कि अपने भाई को भी बुलाओगे हैं, तो जो ना तुम कह रहे थे ना वीजा भेजोगे। मेरा बेटा वीजा तो भेजो है, मेरा बेटा वीजा भेज दे, मेरा बेटा वीजा भेज दे। या मम्मी मुंडा पहुंच गया अमेरिका मम्मी। यो 2 महीने पे वीजा भेज रहा हूँ मम्मी, 2 महीने में। यो हैं जी। तो आप भी किसी से कर रहे हैं ये वादा कि आप उनको भेजने लगे हैं यूएस का वीजा? वादा कर रहे हैं? नहीं करना था भाई, नहीं करना था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूएस का वीजा, स्पेसिफिकली द जॉब वीजा H1B किस तरह से प्रोसेस होता है, इसके पीछे क्या क्या होता है और ये बाकी डिफरेंट कंट्रीज से कैसे मुख्तलिफ है। जैसे कि कुछ गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ पे कफील सिस्टम है। एज पर माई नॉलेज कफील सिस्टम में भी कुछ मॉडिफिकेशंस आ रही हैं सऊदी अरब में, बट गल्फ कंट्रीज का एक तो विजिटर वीज़ा आसान होता है कंपैरेटिवली, और ऐसा भी हो सकता है कि आप विजिट के लिए जाएं, वहाँ पे जाके जॉब ढूंढें और आपको जॉब मिल जाए और वो एम्प्लॉयर फिर आपके लिए कोई वीज़ा अप्लाई कर दे। आई एम नॉट द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन दैट केस। इसके अलावा भी ऐसा होता है कि बड़ा भाई बाहर गया, उसने कफील से बात की और अपने छोटे भाई या किसी फैमिली मेंबर को भी बुला लिया। यूएस ऐसे काम नहीं करता। यूएस में एक है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर जो कि हर साल स्टैटिक्स शाया करता है। उन स्टैटिक्स में बड़ी डीप और माइन्यूट स्टडी होती है कि इस साल या आने वाले साल यूएस को किन फील्ड्स में कितने इंजीनियर्स, कितने डॉक्टर्स, कितने प्रोफेशनल्स चाहिए। उन स्टडीज के मुताबिक हर साल वहां पे H1B वीजा अनाउंस किए जाते हैं, जो कि 2024 में 1 मार्च को H1B वीजा ओपन होंगे। तो इसके लिए जो पहला स्टेप है, आपको अमेरिका में एक ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढना है जो कि विलिंग हो आपके लिए H1B वीजा फाइल करने के लिए। सो द क्वेश्चन इज, आप में ऐसा क्या है कि कोई एम्प्लॉयर किसी लोकल बंदे को छोड़ के आपको हायर करेगा? इसमें देखा जाएगा कि आप के पास क्या स्किल है, आपकी क्या फील्ड है और आप उस फील्ड में कितने पॉलिश्ड हैं, कितने यूनिक हैं कि कोई एम्प्लॉयर, कोई यूएस एम्प्लॉयर यहां का लोकल बंदा छोड़ के आपको हायर करने के लिए प्रोसेसिंग को स्टार्ट करेगा। किसी और वीजा की तरह H1B वीजा आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते। जिस कंपनी में यूएस में आपको जॉब मिली है उनको एक लॉयर हायर करना पड़ेगा और उस लॉयर ने आपके लिए H1B के पेपर्स फाइल करने हैं, जो कि स्टार्टिंग डेट होगी 1 मार्च 2024 के केस में। सो स्टेप नंबर 1, तो यू हैव टू फाइंड एन एम्प्लॉयर जो कि आपके बिहाफ के ऊपर H1B की पिटीशन फाइल करेगा। स्टेप नंबर 2, वो जो एम्प्लॉयर आपके बिहाफ के ऊपर H1B फाइल करने लगा है उसके पास LCA, जिसको हम कहते हैं लेबर कंडीशन एप्लीकेशन, वो उसकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वो एम्प्लॉयर विलिंग होना चाहिए आपको H1B की मिनिमम वेज देने के लिए। H1B की मिनिमम वेज ट्रंप के दौर में हो गई थी गालिबन समवेयर अराउंड $90,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो द क्वेश्चन इज, क्या आपके पास वो स्किल्स हैं, क्या आपके पास वो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं कि कोई बंदा आपको 90,000 या उससे ज्यादा डॉलर पर एनम देने के लिए तैयार हो यहां के किसी लोकल बंदे को छोड़ के? सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 1. So that's the step number 2. Your employer should have an LCA certification. Step number 3. जब आपका employer LCA certified होगा, फिर वो फाइल करेगा I-129 और वो कहां पे फाइल करेगा? USICS, United States Citizenship and Immigration Services के पास। हर साल 1 मार्च को, जैसा कि 2024 में राउंड अबाउट 70 to 75,000 सीट्स या उससे कुछ ज्यादा सीट्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन हर साल पहले ही दिन लाखों की तादाद में लोग पूरी दुनिया से H1B पिटीशन फाइल करवा देते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि बीच में एक स्टेप आता है बैलेटिंग का। बैलेटिंग में क्या होता है कि पूरी दुनिया में जाहिर बात है सीट्स जो थी वो कम है और दुनिया में बहुत ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया हुआ है, तो फिर बैलेटिंग होती है और बैलेटिंग में अगर आपका नाम आता है तो आपके लॉयर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और लॉयर के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। स्टेप नंबर 4, वेट फॉर अ USICS अप्रूवल। आपको वेट करना है। अगर बैलेटिंग में आपका नाम आ गया है, सारी चीजें अप्रूव्ड हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन उनको नहीं चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन उनको चाहिए होगी तो वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांग लेंगे।
अगर उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, बैलेटिंग में आपका नाम हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो आपको एक चीज मिलती है फॉर्म I-797। इसका मतलब है कि आपका H-1B स्टेटस अप्रूव हो गया, लेकिन अभी आपके पास H-1B वीजा नहीं आया। आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ गया है जिसका मतलब है कि अमेरिका में यू आर आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है आप, लेकिन अब आपको ट्रैवल करना है। तो स्टेप नंबर 5 के ऊपर है हमें H-1B वीजा के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। H-1B वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए आप अपना I-797 जो कि आपको अप्रूवल मिला USCIS की तरफ से, वो लेकर और बाकी सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे एम्बेसी के अंदर। और जब आप एम्बेसी में जाएंगे वहां पे आपके पास कुछ क्वेश्चनिंग होगी, वहां पे आपका इंटरव्यू होगा और इवेंचुअली आपके पासपोर्ट के ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली वो पासपोर्ट रख लेंगे और जब आपको पासपोर्ट रिटर्न मिलेगा तो उसके ऊपर H-1B की स्टैंप लगी होगी। जब मैं खुद H-1B के प्रोसेस से गुजरते हुए गया था एम्बेसी में, तो इट वाजंट एज सिंपल एज दैट दे आर आस्किंग फॉर यू फॉर 797 एंड हियर योर वीजा गो। नो, उन्होंने मुझसे भी कुछ क्वेश्चनिंग भी की थी। जब मैंने उनको कहा कि भाई मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं प्रोग्रामर हूँ, तो उसने मुझसे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए कि आपको ये करना आता है जावा में, .NET में ये करना आता है, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चनिंग भी हो सकती है। आप किस एम्प्लॉयर के लिए जा रहे हैं, किस सिटी में जा रहे हैं, वहाँ पे आपके रहने का क्या इंतज़ाम होगा, इस किस्म के क्वेश्चंस का आपको आंसर होना चाहिए। और आपके पास आपको ऑफर लेटर होना चाहिए। जिस कंपनी ने आपको जॉब दी उनके पास आपका वो आपको जाहिर बात है कि ऑफर लेटर देंगे। मुख्तलिफ तरह की डॉक्यूमेंटेशन H-1B से रिलेटेड होनी चाहिए और ये सारा कुछ लेकर आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे। और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि आप ऑलरेडी एक बड़ी स्क्रूटनाइज्ड लीगल प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं बाय दिस टाइम, जब तक आपका 797 अप्रूव हो चुका हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती अनलेस कि आप कोई मोए ना कर दें वहाँ पे। और आप कहें जी मैं H-1B के लिए आया हूँ और प्रोग्रामर हूँ, और वो आपसे पूछे कि ये एक चीज़ कैसे कोडिंग में प्रिंट करते हैं, और आप कहें हैं जी, तो फिर हो जाएगा मोए। सो मोस्ट प्रोबेबली कुछ ही देर में आपके पास आ जाएगी वीज़ा की स्टैम्प। नाउ कांग्रेचुलेशंस, यू आर रेडी टू ट्रैवल टू USA। जब आप ट्रैवल करें तब भी मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद यू, बिकॉज इमिग्रेशन पे पहुंचते हुए, बिकॉज यू विल बी कमिंग टू द USA फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार USA आ रहे होंगे, आपके पास फिर भी क्वेश्चनिंग हो सकती है। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्वेश्चनिंग कर सकता है, मल्टीपल तरीकों की क्वेश्चनिंग, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे स्टे करेंगे, आपका एम्प्लॉयर कौन सा है, और ये सारी चीजें भी आपसे क्वेश्चनिंग, इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब हम बातें करेंगे कुछ साइड नोट्स की जो H-1B से रिलेटेड है। इनिशियली H-1B 3 इयर्स का होता है। 3 इयर्स के बाद या तो आपको एक्सटेंशन फाइल करनी है, आपका जो एम्प्लॉयर है जिसके पास आप काम कर रहे हैं वो विलिंग हो आपकी H-1B एक्सटेंशन को फाइल करने के लिए, अदरवाइज यू हैव टू लीव द कंट्री। 3 साल के बाद अगर आपको मजीद 3 साल की एक्सटेंशन मिल सकती है अगर एम्प्लॉयर फाइल करे, और अगर वो नहीं मिलती तो आपका H-1B स्टेटस इनवैलिडेट हो जाता है और आपको कंट्री को छोड़ना भी पड़ सकता है। सो 2 केसेस, या तो आपका एम्प्लॉयर आपके केस के ऊपर H-1B एक्सटेंशन फाइल करे, या बाय दैट टाइम जब आप H-1B की फर्स्ट फेज के अंदर हो, आपका एम्प्लॉयर आपके लिए ग्रीन कार्ड फाइल कर दे। अब ग्रीन कार्ड के क्या स्टेप्स होते हैं, ग्रीन कार्ड में आगे क्या क्या होता है, वो हम किसी अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि H-1B वीज़ा के स्टेटस में रहने के लिए आपको उस एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करना है जिसके लिए आप गए हैं, और एम्प्लॉयर आपका स्टेटस वापस भी ले सकता है। सो मेक श्योर यू आर इन गुड टर्म्स विद योर एम्प्लॉयर। आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, आप अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं, किसी और एम्प्लॉयर के पास जा सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे। कुछ और चीज़ों का जिनको आपको ख्याल रखना है कि H-1B एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें आपका लॉयर जो है वो इन्वॉल्व होता है, वो लॉयर आपको कंपनी की तरफ से साइन होता है। H-1B से रिलेटेड चीज़ों में, लॉज में चेंजेस भी आ सकते हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई लॉ चेंज हो गया जिसका आपको नहीं पता। सो यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूँगा फील्ड्स की। मुख्तलिफ तरह की इंजीनियरिंग्स हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, मुख्तलिफ तरह के शोबों में लोग आते हैं, लेकिन इन सब शोबों में एक बात कॉमन है कि जब भी आप पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे कंट्री से कुछ स्टडी करके यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ रेलिवेंट इक्विवेलेंस चाहिए होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तान में डॉक्टर हैं
तो आपको यहाँ पर आकर USMLE का एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ पर रिकग्नाइज्ड डॉक्टर होंगे। अगर आप पाकिस्तान में अकाउंटेंट हैं, इस किस्म की आपकी कोई फील्ड है फाइनेंस अकाउंटिंग रिलेटेड, तो यहाँ पे अकाउंटिंग की अपनी कुछ सर्टिफिकेशंस, अगेन आई एम नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑन अकाउंटिंग और दिस काइंड ऑफ फील्ड्स, लेकिन कंपैरेटिवली आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ब्रॉड फील्ड है। वो एक ऐसी फील्ड है जिसको जो स्टडी हमने पाकिस्तान, इंडिया या इन कंट्रीज में की होती है, इनका जो करिकुलम जो मैनेज करता है वो एक इदारा है IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। उसके बनाए हुए करिकुलम्स के मुताबिक ही पूरी दुनिया में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिग्रीज दी जाती हैं। तो होता क्या है कि MIT अमेरिका या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो करिकुलम है, सेम करिकुलम, सेम बुक्स ऑलमोस्ट दुनिया के किसी हिस्से में भी जहाँ पे कंप्यूटर साइंस हो रहा है, इवन द कोर्स कोड्स जो होते हैं वो भी सेम होते हैं, वो उसी तरह के करिकुलम के मुताबिक होते हैं। आईटी का एक और फायदा क्या होता है कि जो नॉलेज हम आईटी में गेन करते हैं उनको हम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस के थ्रू अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हैं कि वी आर सर्टिफाइड इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। इस वजह से कंपैरेटिवली किसी और फील्ड के मुताबिक एम्प्लॉयर का कन्विंस होना कि वो जिस बंदे को बाहर से बुलाने लगा है ऐसा स्किलफुल बंदा उसके पास नहीं है, ये चीज एम्प्लॉयर का कन्विंस करना आईटी में कंपैरेटिवली इजी होता है किसी और फील्ड से। तो ये एक साइड नोट भी मैं इसके अंदर ऐड करना चाह रहा था। तो उन मामी, चाची, मम्मी, अम्मी, फुप्पो का क्या हुआ जिनके बेटे को आप बुलाने लगे थे 2 महीने के अंदर? तो मैं तो कहता हूँ जी उनसे माफी मांग ले, एक्सक्यूज कर ले। यहाँ पर आप किसी को यूं करके वीजा भेज के नहीं बुला सकते, और नहीं बुलाएंगे तो फिर आपके साथ भी है जी वाला मोमेंट हो सकता है। बेटा कॉल ही नहीं उठा रहा। हेलो